नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज नया अध्याय शुरू करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। इसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं। ठीक है। न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई है। कब? 26 जनवरी 1950 को। जबकि उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। और उसका उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक उल्लेखित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 है। ठीक है, यानी 33 प्लस 1। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन हेतु आवश्यक समझे की बात करता है। ठीक है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। आगे देखेंगे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है। ठीक है। यहाँ मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तात्पर्य वस्तुतः मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम के परामर्श से है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे। किसी या फिर उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में मिलाकर कम से कम 10 वर्ष तक का अधिवक्ता होना चाहिए या राष्ट्रपति के विचार में वह पारंगत विधिवेत्ता हो। ठीक है, राष्ट्रपति माने कि विधिवेत्ता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए संविधान में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कर सकती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना है तो कौन करेगी? संसद। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना पद त्याग करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद त्याग करेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दिया है। देखिए, अनुच्छेद 124(4) क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब तक उस पर कोई सिद्ध कदाचार ना हो या असमर्थता के आधार पर हटाए जाने के लिए जो है संसद के प्रत्येक सदन में जो है प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा जो है समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति जब तक आदेश नहीं दे दिया जाए तब तक हटाया नहीं जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ये बोला गया है। ठीक है,
आगे देखेंगे, न्यायाधीश अधिनियम 1968 में कुल 7 धाराएं हैं, जिसमें उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने हेतु क्षमावेदन और उन पर लगाए गए कदाचार या असमर्थता के अभियोग की जांच एवं उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया का विनियमन किया गया है। ठीक है, ये बोला गया है। फिर देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ये भी ध्यान रखेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनका वेतन कौन निर्धारित करेगी? संसद करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, अगर वो सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उसके बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। अनुच्छेद 127 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को का कोरम पूरा करने हेतु तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल, अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो कोरम पूरा करने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 145(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या जा रहा है? अनुच्छेद 145(3) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित जो भी मामले होंगे, उसकी सुनवाई के लिए कम से कम 5 जो है न्यायाधीश होने चाहिए। और जो या फिर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से मांगे गए परामर्श। ठीक है, वही है। और अनुच्छेद 143 में ये भी है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 143 में 143 में ये बताया गया। आगे देखेंगे, इसे संविधान पीठ के रूप में अभिहित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा उसे अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय कैसा? अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, और अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है? देखिए, अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य है। ठीक है, क्योंकि जो है उच्चतम न्यायालय के अगर निर्णय होगी तो उसकी अवमानना कोई अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर सकता। अभिलेख न्यायालय है। ठीक है, अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच, दो या अधिक राज्यों के बीच तथा भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति मूल आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 132 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय हिताधिकार का उल्लेख भी है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत का प्रावधान है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत अपने निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन किया जाता है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया या आदेश दे दिया है, उसका पुनर्विलोकन करना है, तो ये अनुच्छेद 137 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रखेंगे। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, इस शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच की जाती है। अधिकारित पाए जाने की स्थिति में इन्हें अविधिक, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का रक्षक तथा अभिभावक कहा जाता है। ये भी सही बात है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक और अभिभावक कहा जाता है। अनुच्छेद 138 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। अनुच्छेद 129 कै 2 के तहत देश के किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मामले या वाद को किसी अन्य उच्च न्यायालय में भेजने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे या आधारिक संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। ठीक है, आगे देखेंगे। केशवानंद भारती 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मौलिक ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके तहत संविधान के किसी भी संशोधन की उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है यदि वह संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है। संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर अबाधकर होती है। ठीक है, अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 41 में हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति जो है विधीय तथ्य के व्यापक महत्व के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। तो ये हमने व्याख्या देखी सर्वोच्च न्यायालय की। इसके नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।